अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का इतवार अभी तक नाश्तों वाश्तों से बहुत सारे दोस्तों फारग हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया होगा। हालांकि दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको इसी तरह लंबियाँ सोनियाँ हयातियाँ दे, सेहत वाली दे। आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान इसी तरह फलता फूलता रहे। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आपसे गुजारिश हमेशा ये होती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने नहीं किया, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। कुछ अर्सा पहले आप लोगों को याद है, बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फैज साहब के एक फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाया था। और वो फैसला एक सियासी जमात से मुतल्लक था, पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतल्लक था। इसलिए बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद से पीटीआई के बयानिया, जो पीटीआई झूठ का बयानिया लेकर चल रही थी, आधा सच अवाम को बता रही थी, आधा सच नहीं बता रही थी। उनका पार्टी का निशान ज़रूर गया, मगर क्यों गया ये नहीं बताया जा रहा था। एक ऐसा इंसान जो मुल्क में जमहूरियत के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म बनने का दावा करता है, लेकिन अपनी जमात में कोई इलेक्शन नहीं कराता, बल्कि जब इलेक्शन होते हैं और उसमें जो लोग मुंतखब होते हैं वो उसको पसंद नहीं होते तो वो इलेक्शन भी कालादम करवा देता है। ये माजी की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की। काजी साहब ने बरतानवी हाई कमीशन को ख़त लिखकर समझाया, जवाब दिया, जो इनका हक था उन्होंने इसे पूरा किया। क्योंकि बरतानवी हाई कमिश्नर कौन होती है पाकिस्तान के अदालती मामलात में मुदाखलत करने वाली, तो काजी का ये हक था जिसे उन्होंने उस वक्त पूरा इस्तेमाल किया था और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए था। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप क्या सोच सकते हैं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश में या भारत में या अफ़गानिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर वहाँ की अदालत उज़्मा को उनके फ़ैसलों के बारे में समझाए, ऐसा मुमकिन था? तो मेरे ख्याल में कहीं भी मुमकिन नहीं था। या फिर आप बरतानवी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हमारा जो हाई कमिश्नर लंदन में मौजूद होता है वो एक ऐसा ख़त लिखे और उस गोरे जज के फैसलों पर तनकीद करे। क्या ऐसा मुमकिन था? तो नहीं था। अच्छा, इस पर हमारे कुछ यूट्यूबर और दानशवरों ने बहुत तनकीद कि काजी ने बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त लिखकर जवाब क्यों दिया, मिसकॉन्डक्ट हो गया। यहाँ तक मामला उठाया गया कि औरिया मकबूल जान ने काजी फैसला के खिलाफ रेफरेंस तक फाइल कर दिया, लेकिन अब जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी वही काम किया है। मसूफ ने एक ख़त लिखा है जिसमें सफाई पेश की गई है कि मैंने फैसला वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं कराई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम ख़त लिखा है। ख़त में अतर मिनल्ला लिखा कि यह तासुर दिया गया जैसे फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज़ मेरी शिकायत पर हुआ। ना ही तो मैंने तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई चलाने के लिए शिकायत की और ना ही मैंने कोई राय दी। 2017 में मुझे तस्हीक अमेज़ मुहिम का सामना करना पड़ा। ख़त लिखने का मकसद ये बात रिकॉर्ड पर लाना है कि इस तासर को ज़ायल किया जाए कि फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई मेरे कहने पर शुरू हुई। मेरे खिलाफ जिस कदर तज़हीक या झूठी मुहिम चलाई जाए, मैं किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हर किसी को ये हक होना चाहिए कि अगर अतर मिनल्ला को ये हक है तो फिर काजी फैज साहब को भी यही है। अगर काजी को नहीं है तो फिर अतर मिनल्ला के खिलाफ भी रेफरेंस फाइल करो, इस पर भी तनकीद करो कि वो क्यों ख़त लिख रहा है। और अगर यही ख़त जो अतर मिनल्ला साहब है, अगर आज से कुछ चंद दिन पहले लिख देते और जब ये मामला टेकअप किया गया था उसी वक्त लिख देते कि ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने मेरी तौहीन की है या मेरे बारे में कुछ कहा है तो मैं उसका जो है वो मैं इसके बारे में कोई दरख्वास्त नहीं दे रहा या मुझे इससे कोई इशू नहीं है। अगर मेरे बारे में कोई तनकीद कर रहा है तो करने दें। तो मेरे ख्याल में ये सारा जो केस है ये हाइप क्रिएट होती ना फैसल वाडा साहब वाली। लेकिन क्योंकि जब ये सारा कुछ हो गया, जब फैसल वाडा साहब माफ़ी मांग चुके, जब उनको माफ़ी मिल गई, तो फिर इस किस्म के ख़त जो हैं वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अब क्यों लिख रहे हैं। और अगर लिख रहे हैं तो क्या ये ख़त पाक है और काजी साहब वाला ख़त जो है वो नापाक था? इसका फैसला भी ज़ाहिर है वही यूट्यूबर करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं माइक लेकर, और माइक लेने के बाद फिर जो उनके दिल में आता है, मन में आता है, वो शुरू हो जाते हैं। ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनको कोई दसन वाले आके बस कर दो। बट खैर, लाडले हैं कुछ उनमें से और कुछ जो है वो आपको पता ही है। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता जो अक्सर यूट्यूबरों के नाम लिए जाते हैं। खैर, इधर पीटीआई के लिए सरप्राइज़ जो है वो तैयार हुए हैं, ख़तरनाक सरप्राइज़ तैयार हो रहे हैं। मौलाना से जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे, रोज़ाना मुलाकात करते हैं, मौलाना को मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन मना नहीं पाते। अब
फिर उन्हें धचका लगा है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने लगी लिपटी के रखे बगैर बताया कि JUI और PTI के अलायंस में पहाड़ है, हमारे कारकुन भी ऐसा नहीं चाहते। यानी मौलाना फजल मान के कारकुन ही नहीं चाहते कि इमरानी फितने से इत्तेहाद करके इसे जेल से रहा कराने की मदद की जाए। और मौलाना ने भी यही कहा है कि पहाड़ जैसी रुकावटें हायल हैं, तो जहाँ पहाड़ जैसी रुकावटें हायल होंगी वहाँ मुफाहमत कैसी होगी। मेरे ख्याल में मौलाना साहब की पार्टी के अंदर भी एक डिबेट हुई होगी कि आप एक ऐसे सांप को दूध पिलाने जा रहे हैं जिसकी फितरत में काटना है, वो आपको काटेगा। अब ये ज़रा सख्त हो जाएगा, लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब की फितरत में है कि वो अपने मोहसिनों के साथ जो करते हैं वो आपके सामने है। बहुत सारे मोहसिनों में से एक मोहसिन आपको याद है, मोहसिन बेग है। मुझे याद अच्छी तरह था, जब भी मोहसिन बेग साहब के पास बैठते हैं तो वो उस वक्त के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। जिस उनके ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं वो बताते हैं कि इस ड्राइंग रूम में बैठकर इमरान खान को क्रिकेटर से एक सियासतदान बनाया गया। इमरान खान के घर, जो मोहसिन बेग साहब के घर के 20 मुलाजमीन में से 20 के 20 मुलाजमीन ने इमरान खान की ऐसे ही खिदमत की है जैसे आप अपने घर आए कैसे मेहमान की खिदमत करते हैं, जो कि बड़ा स्पेशल और VIP का होता है। उसी ड्राइंग रूम में बैठकर वो बताते हैं कि उन्होंने शायद दुनिया की कोई ऐसी डिश नहीं होगी जो इमरान खान साहब के लिए उनके मुलाजमों ने, बल्कि उनकी बेगम भी जब वो तशरीफ़ लाते थे कि इमरान भाई आए हैं, जिनको वो भाई कहती थी, वो आए हैं तो उनके लिए वो खुद किचन में जाकर सब कुछ तैयार करवाती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया, कुछ इख्तलाफात पैदा हुए मोहसिन बेग में और इमरान खान में, और फिर इमरान खान ने जो किया वो सब आपके सामने है। मोहसिन बेग साहब बताते हैं, बल्कि उन्होंने हमें एक नहीं, हमें जब भी कोई उनका मुलाजम कुछ देने के लिए आया, पानी देने के लिए आया, जूस देने के लिए आया, कुछ स्नैक्स लेके आया, कुछ चाय लेके आया, तो उससे पूछा कि तुमने इमरान खान की खिदमत की है और तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमें 3 दिन तक यहाँ से उठा कर ले जाया गया, सब मुलाजमीन के जो किया। अब ये मुलाजमीन की बात और फिर मोहसिन बेग वाला ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही है, मोहसिन बेग के साथ वहाँ पर जो हुआ। तो ये यहाँ से बताना ये चाह रहा हूँ कि मौलाना फजल मान को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब जो है वो सांप है, जिनको दूध जितना मर्जी पिला ले ये आपको डसेगा। और अब वो मौलाना साहब जो हैं, मौलाना हैदरी साहब जो हैं, वो अगर ये जो बंदूक है अगर वर्करों के कंधे पर रख कर चलाना चाहते हैं और इमरान खान से किनारा कशी इख्तियार करना चाहते हैं, इमरान खान की तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो बड़ा अच्छा कंधा इस्तेमाल करें कि ऐसे ही होना चाहिए। पहले दिन से इस बात का अंदाज़ा था मौलाना फजल मान साहब को कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगे। चले, अच्छा हो गया। अब थोड़ी सी बात ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कर लेते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मरकजी फोकस मुआशी दहशत गर्दी होगा। मुआशी दहशत गर्दी के लिए नरम रियासत को हार्ड स्टेट बनाया जाएगा। दहशत गर्दी के मुआशी सपोर्ट, स्मगलिंग, टैक्स चोरी, नॉन कस्टम गाड़ियाँ और मनशियात को सिस्टम को तोड़ा जाएगा। अच्छा देखें, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। स्मगलिंग, टैक्स चोरी, नॉन कस्टम गाड़ियाँ और मनशियात, ये जो टैक्स चोरी के अलावा 3 चीज़ें जो है ना, इसमें जिनका नाम लिया जाता है ना कि ये बार्डर से हो रही हैं, कस्टम गाड़ियाँ बार्डर से हो रही हैं, मनशियात का जो है वो भी बार्डर से हो रहा है, तो जिन पर इल्ज़ाम लगता है ये इस दफ़ा वही ठीक करने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो फिर अगर आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अदारे में बैठे कुछ लोग करते हैं, तो अब तो बड़ा अदारा बड़ा सख्त कार्रवाई करना चाहता है। वो तो किसी सिविलियन के खिलाफ ये ऑपरेशन नहीं कर रहे ना, ये तो एक ऐसी, अब सिविलियन उसमें आएंगे, डेफिनेट हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन बड़ा तगड़ा जो दायरा है वो जो ऑपरेशन करना जा रहा है। खुश होना चाहिए कौम को कि इस वक्त बार्डर अफगानिस्तान का, इस वक्त बार्डर इंडिया का, या इस वक्त कोई भी ईरान का बार्डर है वो तो महफूज होने जा रहे हैं। जो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, जो आप लोग कहते हैं कि उनके बगैर पूरी नहीं होती, तो अब देखा जाए तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतने मसाइल की बात भी नहीं है। खैर, अज़म इस्तेहकाम का मतलब हर लिहाज से मुस्तहकम पाकिस्तान रियासत अज़म इस्तेहकाम के तहत टैक्स का निज़ाम डिजिटलाइज करेगी। नेशनल एक्शन प्लान पर तेज़ तरीन अमल ही इस्तेहकाम का एजेंडा है। सिर्फ तेल की स्मगलिंग से रोज़ाना $1.5 अरब बनाया जा रहा है। अब देखें, $1.5 अरब सिर्फ एक दिन में बनाया जा रहा है, महीने में $45 अरब, और इसको लेके जाए एक साल में प्लस से प्लस होता जाएगा। यही पैसा रियासत के खिलाफ भी इस्तेमाल होता है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए लैंड रिपोर्ट अथॉरिटी की तजवीज़ दी गई है। यही माफिया अपना पैसा बाहर भेजने के लिए मार्केट से सारा डॉलर उठाकर मसाइल भी पैदा करता है। 2 नंबर तरीके से कमाए पैसे के जरिए माफिया सियासतदानों, मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों को भी मेहनत करता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में खामियों की वजह से दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। मुस्तहकम रियासत के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नागरीज है। रियासत को इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुख्तलिफ ऑपरेशन, लोग बेघर नहीं होंगे, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। देखें, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो इससे पहले किया गया कि बहुत सारे IPs को उनके इलाकों से शिफ्ट किया गया, फिर उस इलाके को साफ किया गया, फिर लोगों को बसाया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ہاں پاکستان تحریک انصاف اور KPK کی تمام بہت ساری جو لیڈرشپ ہے، جماعتیں ہیں، وہ اس کے خلاف اویلا کر رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فرض کیا مولانا فضل مان صاحب نے ایک بات کہی کہ شام مغرب کے بعد کچھ ضلعوں میں جو ہے وہ طالبان کی حکومت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پولیس اسٹیشن سے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ ان طالبان کو جو کچھ ضلعوں میں پہنچ چکے ہیں، جن کی تعداد جو ہے کہا جا رہا ہے 50-60 ہزار لوگوں کو انٹر کیا ہے، ان کو کیسے نکالنا ہے؟ اگر آپ آپریشن نہیں کریں گے تو وہ کیسے نکلیں گے؟ ایک طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی رٹ قائم ہو ان ضلعوں میں، طالبان کی حکومت شام کے بعد نہ ہو، اور دوسرے طرف آپ آپریشن بھی نہیں کرنے دیتے، تو آپ بتائیں کہ یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ پھر اس کا کوئی حل تو ہوگا۔ جب یہ آپریشن کر کے پاک فوج نے اپنے جوانوں کی زندگیاں داؤ پر لگا کر شہادتیں حاصل کر یہ پورا علاقہ صاف کیا تھا، تو پھر جا کر پوچھنا چاہیے عمران خان صاحب سے، پوچھنا چاہیے اس چائے کے کپ پینے والے سے جس نے جگہ چائے پی تھی کابل میں، اپنی فتح کا مکہ لہرایا تھا کہ بھائی تم لوگوں نے یہ بعد میں کیوں کیا؟ کتنے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا؟ کتنی بہنوں کے بھائیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا؟ کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی صرف اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے؟ سوچا کبھی کسی نے؟ کوئی میجر، کوئی جنرل، کوئی کرنل، جن کو بیٹھ کر آپ اور میں باتیں بڑے کرتے ہیں، ان پر بڑی تنقید کرتے ہیں، کیا ہم نے سوچا کہ انہوں نے کیسے جو 2016-17 میں آپریشن ہوا تھا اس علاقے کو صاف کیا تھا؟ تو دیکھیں خدارا اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپریشن ویلے والا آپریشن نہیں ہے۔ اس میں تو میں بڑا حیران ہوں کہ یہ تو اگر زیادہ سخت نہ بات ہو جائے تو ادارہ کیا اپنے ہی خلاف آپریشن کرنے جا رہا ہے؟ الزام لگتا ہے ادارے پر۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ شاید ان کی مدد کے بغیر نہیں ہوتی تو بڑی خوش ہونے والی بات ہے۔ اور دوسرا پھر جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 60-70 ہزار لوگ آ چکے ہیں ان کو بھی تو نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستانی ریاست کو، پاکستانی فوج کو ایک دفعہ پھر کامیاب کرے۔ 2016، 2014، 15 والے جو آپریشن ہے اسی کی طرح یہ بھی کامیاب کرے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ آپریشن ہونا چاہیے؟ سمگلنگ کے خلاف، نان کسٹم گاڑیوں کے خلاف، تیل کے خلاف، یہ جو دڑا دڑ بارڈروں پہ ہو رہی ہے اس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو آپ جواب لکھ کر ضرور دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، واٹس ایپ گروپوں میں ضرور شیئر کریں، اور آپ کے سامنے جو کلپ آئے اس کو ٹویٹ بھی ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔